गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल उड़ान। आज फिर से हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी उड़ान कार्य पुस्तिका। ये इंग्लिश की वर्कशीट 16 रहेगी और आज मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि इंग्लिश की जो है वर्कशीट वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी लास्ट वर्कशीट रहेगी और ईवीएस का 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें सिर्फ हिंदी और मैथ की ही आप करोगे। जो बची हुई वर्कशीट होंगी वो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाए या उससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो इससे पहले कि जितने भी हैं हमारे जितने चैप्टर्स थे वो सभी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस जो है वो दिखाई दे जाएं और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो फटाफट से जो है बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस का पता चल सके। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट आपके लिए रेमेडियल क्लासेस रखूँगी जिसमें आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी और वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जो क्लास में थोड़ा सा पीछे हैं और हेजिटेशन है, जिनके अंदर वो टीचर से भी कुछ नहीं पूछ पाते हैं और फिर भी पीछे रह जाते हैं। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है इंग्लिश की वर्कशीट 16 और ये हमारी अभी तक की जो है लास्ट वर्कशीट है। इसमें जो है आपको क्या करना है, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे स्प्रेड है उससे एक नया वर्ड बनाया है। क्या बना दिया? रीड। एसपी जो है उसको हटा दिया, तो इसी वर्ड में स्प्रेड में जो है एक नया वर्ड जो है वो आपको फाइंड आउट करके लिखना था और वो इन्होंने आपके लिए किया हुआ है सॉल्व, यानी कि वहाँ से इन्होंने बना दिया है रीड। अब सेकंड जो है वर्ड वो देखते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपको एक नया वर्ड ढूंढना है जिसका अलग से मीनिंग हो। फॉरेस्ट होता है जंगल। अब इसी में जो है अगर ढूंढेंगे तो पीछे से देखिए REST क्या बन गया? रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना। तो यहाँ पर जो है हमें नए वर्ड लिखने हैं, तो नया वर्ड हम यहाँ लिखते हैं। ये देखिए फॉरेस्ट का है रेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हार्म। हार्म मतलब हानि पहुँचाना। तो इसी में जो एक नया वर्ड है, पीछे से H को हटा दिया हमने और नेक्स्ट वर्ड जो बन गया है, नया वर्ड बना है ARM, आर्म यानी कि बाजू, आपके जो हाथ को कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। उसमें से हमने नया वर्ड ढूंढना है, दूसरा वर्ड फाइंड आउट करना है, तो वो है ROW। रो मतलब पंक्ति, जैसे आप लाइन में बैठते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए बिकेम। ये तो बहुत इजी है, बी को आगे से हटा दीजिए। आप बी भी एक नया वर्ड बना सकते हैं और केम भी बना सकते हैं, दोनों वर्ड बन सकते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे लिखना है केम लिख लीजिए या सिर्फ बी लिख लीजिए, वो भी एक वर्ड है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट मतलब क्या? क्वेश्चन जब आप रीड करते हो, सेंटेंस होता है व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पर लिखा जाता है। इसमें से हमने एक वर्ड अलग कर लिया, W हटा दिया है, HAT हैट। ठीक है। शैल। शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी के जैसा जो है उसी में से हमें एक नया वर्ड बना दिया है HALL हाल। उसके बाद है टोल्ड। टोल्ड मतलब कहना, बताना। उसी में से एक हमें वर्ड मिला है OLD, ओल्ड मतलब पुराना। तो यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। क्लियर है? बहुत ईजी थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी में सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखिए, ऊपर वर्कशीट 16 हेडिंग डालनी है आपको और उसके बाद नीचे जो है ये वर्ड्स लिखिए और उसके साथ में सामने आप ऐसे ही वर्ड लिख सकते हैं। आपको क्या करना है इसमें कि अगर आप इनके अलावा कुछ और वर्ड इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, हिंदी की वर्कशीट हमारी बहुत ईजी है ये भी। निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं अलग अलग टाइप के, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में भी विराम चिन्ह आया है, सेकंड में भी आया है। तो आपको क्लियर होने चाहिए कि विराम चिन्ह जो हैं कौन कौन से हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो है आपको वीडियो का पता चल सके। अभी आज के कर लेते हैं। वर्कशीट क्या है? बच्चों तेज मत दौड़ो।
इसमें आपको क्या यूज़ करना है देखते हैं। बच्चों के बाद आप लगाइए कोमा, यहाँ पर बच्चों के बाद कोमा लगेगा, छोटा सा कोमा ऐसे लगाया जाता है। तेज मत दौड़ो, और जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा, उसके बाद पूर्ण विराम ऐसे डंडा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बच्चों के बाद छोटा सा कोमा लगाना है यहाँ ऐसे। नेक्स्ट है धीरे धीरे भोजन कीजिए। जब एक जैसे कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, साएं साएं, या इनकी एक जैसी ध्वनि होती है, तो उनके बीच में एक योजक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं, ऐसे करके लगाया जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे के बीच में आपको वो डैश लगाना है, और लास्ट में पूर्ण विराम इस तरह से लग जाएगा। नेक्स्ट है निधि, राकेश, रचना और पवन इधर आओ। ये एक सेंटेंस ऐसा है कि किसी ने बोला है, तो उसमें क्या है, निधि, राकेश, रचना, ये बच्चों के नाम हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, किसी वस्तुओं के नाम है, कुछ भी है, सेम चीज़ें होती हैं, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा उनके बीच में विराम लेना होता है। जैसे निधि, राकेश, रचना, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। ये देखिए, अब रचना के बाद पहले से और लगा हुआ है, तो वो उनको रचना और पवन के बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए और लगा दिया, तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, और लास्ट में जो है यहाँ क्या लगाओगे, पूर्ण विराम लगा दीजिए। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। अगला ये सेंटेंस जो है ये क्या है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक प्रश्न है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट में जो है वो पूर्ण विराम नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये गतिविधि 10 जो है वो कंप्लीट होती है। इससे अगली गतिविधि हम इसी में करते हैं। आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और उतारिए सेंटेंस को, और उसके बाद जो है ये सभी विराम चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। नेक्स्ट, ये जो है हमने राधा और राजा हाथी और राधा बिल्ली की जो है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये पैराग्राफ पढ़ा था। गतिविधि 9 में था ये, जो गतिविधि 9 थी उसमें पैराग्राफ दिया हुआ था। इसी वजह से मैंने ये पैराग्राफ दोबारा से यहाँ इस वर्कशीट में दे दिया है। ये वर्कशीट 10 का पार्ट है जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन पैराग्राफ ऊपर वाला गतिविधि 9 जो है उसी में से लिया गया है। तो ये वर्कशीट जो है, आप 9 मत सोचो, ये वर्कशीट 10 ही है। अब दोबारा से जो है मैं इस पैराग्राफ को रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये रीडिंग एक बार मैं कर चुकी हूँ, आप खुद कर लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखें। यानी कि अनुनासिक जो शब्द हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु जो है, यानी कि चांद जैसा जो है ऐसे निशान लगा हुआ होता है, इस तरह से इसको अनुनासिक जो है चिन्ह बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जब बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है। जैसे हम बोलते हैं चांद, तो हम जब चांद बोलेंगे तो हमारी नाक में से और मुंह में से, दोनों में से आवाज़ आएगी, तो इसको अनुनासिक बोला जाता है। अब हमें इस पैराग्राफ में ऐसे शब्द छांटने हैं जिसमें ये चंद्र बिंदु लगा हुआ हो। पहली लाइन में देखिए, लास्ट में है तालाब के पास पहुंचकर। यहाँ देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वर्ड आपको यहाँ लिखने हैं। राधा बिल्ली ने कहा तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। देखिए बोल के देखिए, आपकी नाक में से आवाज़ आएगी, जाऊंगी। इस पर हाथी बोला, अरे राधा कैसे डूब जाओगी, आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली हाँ। हाँ बोल के देखिए, हाँ। अब ये हाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ 3rd लाइन में लिखना है, और जाऊंगी यहाँ 2nd लाइन में लिखना है। आप तो बहुत ऊंचे, ऊंचे बोल के देखिए, ऊंचे जो है वो भी आपकी नाक में से आएगा साउंड जो है इसकी, तो ऊंचे जो है वो भी आपको यहाँ लिखना है। राजा ने कहा, राधा रानी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा लूँगा। लूँगा जो है वो भी एक अनुनासिक इसके ऊपर चिन्ह आया है। तो आपको ये सभी जो वर्ड हैं मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ये यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले इसके नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो इसको गतिविधि 9 मत समझिए, गतिविधि 9 नहीं है, गतिविधि 10 ही है।
आपको क्या करना है, 10 के नीचे ही ये क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि हमारा पैराग्राफ पीछे वाला था तो इस वजह से हमने यहाँ पे किया था। अब उसके बाद है नीचे सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्ली गहरे पानी में जाने से क्यों डर रही थी? क्यों? क्योंकि उसको डूबने का डर था। ठीक है, तो हमने ये अभी आंसर लिख दिया है मैंने इसको। अब देखिए, क्योंकि बिल्ली को डूबने का डर था तो इस वजह से बिल्ली गहरे पानी में जाने से डर रही थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो सेकंड है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में थर्ड जो क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखें व वाक्य बनाकर लिखें। मुहावरे जो है वो आम बोलचाल की भाषा में जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनका अर्थ कुछ होता है, शब्द कुछ और बोले जाते हैं। तो हमें उनका अर्थ यहाँ पर बताना है और उसके लिए एक वाक्य बनाना है जिसमें उस मुहावरे का प्रयोग करना, अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, मुहावरे का प्रयोग करना है। तो देखिए, पहला है दिल बाग बाग होना। यहाँ दिल बाग बाग होना कई बार आपने सुना होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, और उसके बाद उसका ऐसे वाक्य बनाना है आपको, परीक्षा में प्रथम आने पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगर आप कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देखें कि आपने नया जो है क्या सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना। मुंह में, जब भी आप कुछ खाने की चीज़ें देखते तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उसके क्या होता है, लालच आना, यानी कि उसको देख करके हमें लालच आ जाता है कि हम ये खा लें। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, गरम गरम समोसे देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ऐसे ही आप कुछ और भी लिख सकते हैं, समोसे की जगह कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हो जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए, और कोई और नया सेंटेंस भी बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, अनुनासिक, यानी कि जो भी मैंने बताया चंद्र बिंदु वाला जो होता है, वह अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जिसमें सिर्फ बिंदी लगती है। क्या लगाई जाती है? सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ऐसे ऊपर डंडा लगा के और उसके ऊपर सिर्फ बिंदी लगा दीजिए तो वो अनुस्वार बन जाएगा। और अगर हम सिर्फ ऐसे करके और चंद्र बिंदु लगा देते हैं किसी, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, मैं के ऊपर ऐसे करके हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। इसलिए दोनों में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना आपको। अनुस्वार सिर्फ बिंदी होती है, अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। तो इनमें अंतर बताना है और हमें यहाँ पर कुछ शब्दों को छाट के लिखना है जो अनुस्वार और अनुनासिक जो है दोनों में अंतर बता सके। तो लिखते हैं, ये देखिए, यहाँ मैंने अनुस्वार के शब्द जो है वो आपके लिए लिखे। जैसे बोल के देखिए, पतंग, जंगल, मंगल। ये क्या होता है, आधा नय होता है, आधे नय की साउंड आती होती है, जंगल, मंगल, पतंग। ठीक है, तो यहाँ नय की आवाज़ आ रही है, हल्का सा नय, छोटा, मतलब आधा नय होता है ये। उसके बाद अनुनासिक के कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे चांद, आँख, ऊँट। तो इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि उसमें थोड़ी लंबी आवाज़ आती है, नाक में से एक और गले में से वाइब्रेशन होती है आपकी, और पतंग बोलते हुए अगर आपके नाक में से और गले में से वाइब्रेशन जो है वो नहीं होती है। आप दोनों बोलते हुए अपने गले पर जो है उंगली रख लीजिए जहाँ वाइब्रेशन होती है, तो पतंग बोलोगे तो इतनी वाइब्रेशन नहीं होती है। आँख या ना ये चांद जो है, ऊँट, ये बोल के देखिए, उस टाइम में क्या है, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी आपके गले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कुछ वर्ड लिख दिए आपके लिए, आप कुछ और वर्ड भी छाट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है, गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को छाट कर लिखो। विशेषण शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा, यानी कि जो लाइन में आए हुए संज्ञा या स्वर्णाम शब्द जो होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह काला घोड़ा है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह काला घोड़ा है, तो इसमें घोड़ा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और काला जो है वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये काला जो है वो क्या है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर गद्यांश में जो है दो ही वर्ड मैंने देखे हैं, गहरी और ऊंची, यानी कि गहरी दोस्ती थी उनके बीच में, और ऊंचा जो शब्द है, क्योंकि वो जो है
हाथी बहुत ऊंचा था, तो हाथी जो है वो संज्ञा शब्द है और ऊंचा जो है उसके लिए विशेषण शब्द यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर गहरी और ऊंचे जो है 2 शब्द हैं जो आपको लिखने हैं, विशेषण शब्द हैं। तो क्लियर होगा। यहाँ पर ये हिंदी की वर्कशीट भी कंप्लीट होती है हमारी। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये है हमारी गणित की वर्कशीट। हमारा 3rd चैप्टर जो है वो चल रहा है, वर्ग जो है उसमें उसकी बात हो रही है। अभी तक हमने परिमाप के बारे में पढ़ा है इसमें। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी, 2 वीडियो जो हो चुकी हैं जिनमें मैंने परिमाप के बारे में आपको बताया है। और परिमाप होता है कि चारों किसी भी आकृति या स्थान के चारों तरफ से जब उसका नाप लिया जाता है तो उसको हम परिमाप बोलते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया वो देखते हैं। गतिविधि है, विद्यार्थी एक चौकोर खाने वाले कागज़ का परिमाप माप रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ये बॉक्स दिए हुए हैं, वर्ग बना रखे हैं, एक बड़ा वर्ग हो जिसमें छोटे वर्ग बना रखे हैं, और एक वर्ग जो है अगर 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर अगर हमें इसका परिमाप मापना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनको एक एक करके गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसी तरीके से हम इनको गिनेंगे। तो हम जब 2 साइड से गिन लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से भी 6 ही हैं ये, 1 2 3 4 5 6, ये चारों तरफ से वर्ग है ये, तो चारों कोने इसके समान है। तो हमें क्या करना है, 4 बार 6 6 गिनना है। 4 गुना 6 कितना हुआ, यानी कि 24। तो इसका परिमाप कितना आया, 24 सेंटीमीटर आया। अब नीचे देखते हैं हम, रिद्धि क्या कहती है। हमने इस कागज़ का परिमाप तो माप लिया, चलो अब इस चौकोर खाने को मापते हैं कि एक खाने का कितना परिमाप है। यानी कि यहाँ जो ये छोटा खाना है इसका परिमाप कितना होगा। अगर मान लीजिए एक साइड से 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड से भी 1 सेंटीमीटर होगा, तीसरी से भी और यहाँ से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस छोटे खाने का परिमाप 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इस पूरे जो वर्ग है, बड़ा वर्ग है, उसका परिमाप हमने कितना निकाला है, उसका निकाला है हमने 24। और अगर मैं छोटे खाने की बात करती हूँ तो उसका होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम चारों तरफ से घूमेंगे। ठीक है, दोनों से फ़र्क पता होना चाहिए कि छोटी आकृति का परिमाप छोटा रहेगा, बड़ी आकृति का परिमाप बड़ा रहेगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस स्थिति में परिमाप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, जैसे कमरे में कालीन बिछाने में, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा है प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने में। तो मैंने आपको बताया है अभी, परिमाप का मतलब होता है किसी भी स्थान के चारों तरफ से उसकी जो चक्कर करके हम पूरा वो निकालते हैं तो उसको परिमाप बोलते हैं, चारों तरफ से, बाहर से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ कमरे के अंदर कालीन जो बिछेगी वो परिमाप नहीं हो सकता, वो तो अंदर का सारा क्षेत्र है। और हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो है उसको टिक लगाएंगे। किस आकृति का परिमाप ज़्यादा है। अभी मैंने बताया है छोटी आकृति का परिमाप छोटा रहता है, यानी कि कम रहता है, और बड़ी आकृति का परिमाप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर आएगा ये दूसरी वाली आकृति, यानी कि जिसमें 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। वैसे तो दोनों में ही एक जैसा ही दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन देखने में अगर हम देखें तो ये गलत दिया हुआ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर दोनों के लिए लिखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि 4 सेंटीमीटर अगर इतना है तो ये 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये कम से कम 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो दूसरी ही आकृति होगा, पहली नहीं होगा। अगर ये 4 और 2 हैं तो ये 4 और 6 होने चाहिए, इसलिए अधिक परिमाप किस आकृति का होना चाहिए, दूसरी वाली आकृति का। तो यहाँ पर ये 2 की जगह आप 6 लिख लीजिए, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, दूसरा आएगा। ये वाली आकृति जो है इसका परिमाप ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये मैथ की वर्कशीट है, ये भी कंप्लीट होती है, परिमाप हो गया है यहाँ पर भी। और ईवीएस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ईवीएस के चारों चैप्टर जो थे वो कंप्लीट हो गए, सबके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो कंप्लीट होती है बेटा। गुड बाय एंड टेक केयर।